हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयाम करियर इंस्टीट्यूट। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में लेक्चर नंबर 5 में हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई का सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, उनके माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फूटिंग बॉडी कैसी होती है। हमने पढ़ लिया था कि वो लोग कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि किस किस तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था कि वहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है जू स्पोर और दूसरा होता है ए प्लानोस्पोर। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो स्पोर्स हैं एंडोजिनस स्पोर्स हैं और इनके ऑपोजिट में दूसरा एसेक्सुअल स्पोर है जिसका नाम कोनिडिया। तो कोनिडिया जो है वो एक एक्सोजिनस स्पोर है, वो कोनिडियोफोर के टॉप पर टिप्स पर ग्रो करता है। फिर हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स और एस्टोस्पोर्स के बारे में। चलिए आज हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं फंगस की क्लासिफिकेशन कैसे हुई, कौन कौन सी क्लासेस हमें पढ़ना है। यानी कि आज हम बात करेंगे फाइकोमाइसेट्स के बारे में, बात करेंगे एस्कोमाइसेट्स, ड्यूटेरोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स के बारे में। इसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे गाइस। हम ये देखेंगे कि इनका सबसे पहले हैबिटेट क्या है, क्या स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और चौथी बात हम देखेंगे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। इन चारों पॉइंट्स में से अगर रिप्रोडक्शन वाला पार्ट देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंगस में इस पॉइंट पर काफ़ी डाइवर्सिटी आती है और डाइवर्सिटी के साथ साथ नीट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा इलाबोरेट कैसे ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे अपनी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में, एनसीईआरटी कहती है कि हम किंगडम का क्लासिफिकेशन तीन बातों पे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि उसके माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरी बात ये, क्या वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है या नहीं बनाता। और तीसरी बात ये, क्या एसेक्सुअल स्पोर्स या सेक्सुअल स्पोर्स जो बन रहे हैं इस टाइप के स्पोर्स हैं। इन तीन बातों पर हम इनका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ पहले हम इसको लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं कि कौन सी तीन बातें हैं। पहली बात जो है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यानी कि माइसीलियम कैसा है। क्या ये माइसीलियम सेप्टेट माइसीलियम है, यानी कि इसके बीच में, इस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर के बीच में, इस फिलामेंट के बीच में क्या ये वाली वॉल्स प्रेजेंट है, रेड वाली। हम इसको बोलेंगे हाँ, अगर ये रेड वाली वॉल्स प्रेजेंट हैं तो हम इसको कहेंगे सेप्टा प्रेजेंट है। और अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो ऐसे फंगस को हम बोल देते हैं सेप्टेट फंगस, है ना। ये बीच में ये डिवीजन वाली, पार्टीशन वाली वॉल होती है, उनको बोलते हैं सेप्टा। देखो, ये जो वॉल देख रहे हो आप लोग, ये कौन सी वॉल है, ये नॉर्मल रेगुलर वॉल है जो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, मगर इन सेल्स के बीच में भी काइटिन की बनी हुई सेल वॉल हो सकती है या नहीं भी हो सकती। जहां होगी, राइट, उसको हम लोग बोलेंगे सेप्टा। तो जरा देखो, इन दोनों सेल्स के बीच में, इन दोनों नेबरिंग सेल्स के बीच में, इस वाले के और इस वाले के बीच में जो कॉमन वॉल है, उस कॉमन वॉल को हम लोग कह देते हैं सेप्टा, है ना। तो यहाँ पे सेप्टा दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेप्टा दिख रहा है। तो जहां सेप्टा दिख रहा है हम ऐसे फंगस को बोलेंगे सेप्टेट फंगस। एक बात और याद रखना गाइस, ये जो सेप्टेट फंगस होती है इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि पर सेल हमें एक न्यूक्लियस नजर आएगा। हम इसे बोलेंगे कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। कैसी है, यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, एक न्यूक्लियस वाली कंडीशन है ना। और ये जो कंडीशन होगी ये हायर फंगस के अंदर पाई जाएगी, जैसे कि एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स और डिप्टेरोमाइसेट्स, राइट। तो इन तीनों को हम बोलेंगे हायर फंगस, यानी कि जितनी भी हायर फंगस होंगी उन सबके अंदर हमें देखने को मिलेगा सेप्टेट हाइफा है। अब देखो दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है एसेप्टेट हाइफा का। अगर आप देखो तो इनके बीच यहाँ कोई सेंट्रल वॉल हमें नजर नहीं आ रही। तो अगर सेंट्रल वॉल नजर नहीं आ रही है हम बोलेंगे कि अरे इसमें कोई सेंट्रल पार्टीशन नहीं है,
हम बोलेंगे कि ये एसेप्टेट है। ए मतलब होता है विदाउट और सेप्टा हो गया वॉल। तो विदाउट सेंट्रल वॉल के, विदाउट कॉमन वॉल के जो ऑर्गेनिज्म फंगस होगा, इसकी हाइफी को हम कहेंगे एसेप्टेट हाइफी और फंगस होगी एसेप्टेट फंगस, एसेप्टेट माइसीलियम। राइट, अच्छा याद रखो, अगर ऐसा है कि सेप्टा नहीं है तो आप देखोगे कॉमन साइटोप्लाज्म है सबका और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन जो होगी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगी, है ना। और यहाँ पे कॉमन साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिनोसिटिक कंडीशन, राइट। सिनोसाइट या सिनोसिटिक कंडीशन कहलाएगी। और ऐसा पता है कहाँ होता है लोअर फंगस में, जैसे कि फाइको है। आप लोग याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये तो एक बात हुई माइसीलियम के हाइफे की। अब एक और बात समझो, अगर हम विदिन विदिन एस्कोमाइसेट्स, अगर आगे जाके हम देखने वाले हैं कि विदिन एस्कोमाइसेट्स कुछ होते हैं जिनका फिलामेंट होता है, माइसीलियम प्रॉपर होता है, और कुछ होते हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, राइट। तो हम ईस्ट के बारे में भी क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, राइट। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, और वो है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अगर हम देखें मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन को, तो देखो डिफरेंट तरह के स्पोर्स बन सकते हैं फंगस में। या तो ये स्पोर्स जो हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, राइट, या तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे। कई ऐसे फंगस हैं जो सेक्सुअल स्पोर्स भी बनाते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनाते हैं। कई ऐसे फंगस हैं जो सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाते मगर एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। कई ऐसे फंगस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो इस बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखो कैसे समझना, अगर हम देखें लोअर फंगस को, जैसे कि फाइकोमाइसेट्स को, फाइकोमाइसेट्स को अगर हम देखें, फाइकोमाइसेट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम देखेंगे कि इनके अंदर जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स एक स्पोरेंजियम अंदर पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि ये लोग तो स्पोरेंजियो स्पोर हैं ना। स्पोरेंजियम के अंदर स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, स्पोरेंजियम के अंदर अगर स्पोर्स प्रेजेंट हैं तो हम इसको कह देते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। तो अगर असेक्सुअल स्पोर, अगर असेक्सुअल स्पोर स्पोरेंजियोस्पोर है, या तो वो जू स्पोर हो सकता है या तो वो ए प्लेनोस्पोर हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ही टाइप के स्पोर्स जो हैं वो फाइकोमाइसेट्स में पाए जाते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि फाइकोमाइसेट्स में ऐसे स्पोर पाए जाते हैं, तो ऐसे स्पोर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम फाइको मान लेते हैं। एक एक क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया। एक और एग्जांपल देखो, अगर आप यहां देखो, ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं है कोनिडिया, राइट। और जो कोनिडिया होते हैं वो इसकी ब्रांच कोनिडियोफोर पर ग्रो करते हैं, है ना। आप देख रहे हो कि कोनिडियोफोर की टिप पर ग्रो कर रहे हैं, बाहर की तरफ हैं। तो अगर बाहर की तरफ हैं तो हम उसको बोलेंगे एक्सोजिनस एयरबॉर्न स्पोर, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कोनिडिया हैं ये पाए जाते हैं एस्कोमाइसेट्स में, एस्कोमाइसेट्स में, ठीक है। और ये पाए जाते हैं ड्यूटेरोमाइसेट्स में, राइट। ये कहाँ पाए जाते हैं, ड्यूटेरोमाइसेट्स में पाए जाते हैं। तो ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे, कोनिडिया के साथ पाए जाएंगे, है ना। अच्छा, तो ये तो तीन थे एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर कहाँ पाए जाएंगे, एस्कोमाइसेट और ड्यूटेरोमाइसेट्स में। बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर नहीं पाए जाएंगे, है ना। जबकि अगर आप देखो ये जो दोनों आप देख रहे हो स्पोर्स, ये दोनों स्पोर्स हैं सेक्सुअल स्पोर्स, यानी कि ये जब बनते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में डिवीजन होता है, उसके बाद ये दोनों स्पोर्स बनते हैं। इस वाले स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर, राइट। ये रेड रेड कलर का एस्कोस्पोर, और ये पाया जाता है एस्कोमाइसेट्स के अंदर, एस्कोमाइसेट्स, राइट।
देखो जरा, ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा एस्कोमाइसेट्स में, ठीक है। और ये वाला जो आप देख रहे हो स्पोर, ये वाले जो 4 स्पोर देख रहे हो, ये कहलाते हैं बेसिडियो स्पोर। और ये जो बेसिडियो स्पोर होंगे ये पाए जाएंगे बेसिडियो माइसेट्स में, राइट। ये कहाँ पाए जाएंगे, बेसिडियो माइसेट्स में पाए जाएंगे। हम क्या बोलेंगे कि देखो अलग अलग तरह के स्पोर्स अलग अलग जगह पाए जा रहे हैं, बेसिक पे हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है। पॉइंट नंबर 2, पहला था माइसीलियम का स्ट्रक्चर, दूसरा है टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और थर्ड जो है हमारा वो फ्रूटिंग बॉडीज रिलेटेड है। कि देखो 2 तरह की बातें हो सकती, या तो ऑर्गेनिज्म बॉडी नहीं बनाता, तो अगर ऑर्गेनिज्म फ्रूटिंग बॉडी नहीं बना रहा है तो हम कहेंगे कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि फाइकोमाइसेट्स में ये नहीं होगा, है। अच्छा, वहीं अगर हम देखें हायर फंगस में, तो हायर फंगस में फ्रूटिंग बॉडी बनती है ना। अब आप कहोगे सर फ्रूटिंग बॉडी क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो ये नॉर्मल हाइफे हैं, इन्हीं नॉर्मल हाइफे में से कुछ वर्टिकल हाइफे ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। ये इस तरह से वर्टिकल हाइफे ग्रो करते हैं, और इन वर्टिकल हाइफे के ऊपर यहाँ इस तरह से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसके पास हाइफे हैं, जिसके अंदर हाइफे, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाले स्पोर्स प्रेजेंट हैं, ये येलो येलो कलर के क्या है, स्पोर्स, इन्हीं को हम एक्चुअली बोल देते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, है ना। जरा देखो कैसा नजर आता है, आपने देखा होगा ये वाला मशरूम टाइप स्ट्रक्चर, ये मशरूम टाइप स्ट्रक्चर देखा है आपने। अगर मैं आपको इसको अंदर से दिखाऊं तो देखो ऐसा नजर आएगा। इसमें क्या है कि ये देखो मेन माइसीलियम है ना, ये मेन माइसीलियम्स है, मेन हाइफे नजर आ रहे हैं माइसीलियम के, फिलामेंटस नजर आ रहा है आपको, आपको ब्रांच नजर आ रहा है ना। और उनमें से कुछ जो हैं वो ऐसे वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप देखो ये वर्टिकली ग्रो करने के बाद कहाँ जा रहे हैं, देखो ये वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, और वर्टिकली ग्रो करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से जा रहे हैं, जहां पर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स या स्पेशल टाइप के पोर्स प्रेजेंट है ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक बड़ी सी कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पूरी बॉडी आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। याद रखो फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है, के अंदर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन यानी कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। फ्रूटिंग बॉडी इज नथिंग बट इट इज अ filamentous hyphae structure which protects and carry spores for the next generation, है। तो ये होता है फ्रूटिंग बॉडी। हायर ऑर्गेनिज्म में बॉडी होगी, जैसे कि फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होगी एस्कोमाइसेट्स में, एसिडियोमाइसेट्स में, राइट। और अगर मिल गई तो ड्यूटेरोमाइसेट्स में प्रेजेंट होगी, है। चलो इस बात को और समझते हैं आगे कि यहाँ कैसे वाला है ये, है ना। तो ये 3 बातें आपने देखी कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर, और फ्रूटिंग बॉडी बनने के बेसिस पर ने इसको क्लासिफाई कर लिया, है। हाँ, अब देखो हम पहला क्लास समझ लेते हैं। पहले जो हमारे फंगस हैं एनसीईआरटी के हिसाब से भी, वो है लोअर फंगस यानी कि फाइकोमाइसिन ना। एनसीईआरटी ने पहले लोअर फंगस के बारे में डिस्कशन किया है। देखो क्या कहती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है कि जो लोअर फंगस होते हैं ना, ये ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि थोड़ी सी गीली होती है ना। एक्चुअली आप देखोगे फंगस को, तो फंगस हमेशा मॉइस्ट एरिया में रहना पसंद करता है जहाँ पे वाटर ठीक ठाक अवेलेबल हो, राइट। क्योंकि छोटा ऑर्गेनिज्म है, वाटर की कमी हो जाएगी, सूख जाएगा, है ना। तो ये हमेशा ऐसी जगहों पे रहेगा जहाँ पे पानी ठीक हो, मॉइस्ट प्लेसेस पे रहेगा। और हम बोलेंगे कि इसको रहना पसंद है एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर, राइट। वैसे ही हैबिटेट में रहेगा जैसी हैबिटेट में एल्गी रहती है ना। जरा ध्यान से देखो, ये है एल्गी ग्रीन ग्रीन कलर की, और ये है फंगस ऑलमोस्ट ग्रीन कलर, है ना। तो आपने देखा इनके दोनों के बीच में कोई खास फर्क है नहीं, देखने में ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहे हैं, है ना, ग्रीन दोनों नजर आ रहे हैं। हम कहेंगे कि भाई इसका जो रिजेम्बलेंस है, इसका जो अपीयरेंस है वो काफी कुछ एल्गी जैसा है, इसीलिए हम इसको एल्गल फंगस भी बोल देंगे, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या बोल देंगे? एल्गल फंगस बोल देंगे, क्योंकि इसका अपीयरेंस एल्गी की तरह है। अच्छा, अगर हम दूसरी बात देखें कि भाई और कहाँ पाया जाता है ये, तो सर ये पाया जाता है ऐसे एरियाज में जहाँ पे लकड़ी हो और वो लकड़ी गीली हो और वो वहां पे गीलापन हमेशा बना रहे। समझना, ऐसी जगह पे पाया जाएगा जहां पे लकड़ियां पड़ी हो, डिकेइंग वुड हो और वहां गीलापन हो, मॉइस्ट लकड़ी हो। लकड़ी कैसे होना चाहिए? वो वुड भी गीली होना चाहिए, है ना, साथ ही साथ वो गीलापन बना रहे, डैम्प प्लेस हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये किसी के घर का लकड़ी वाला पार्ट है, लकड़ी का घर बना हुआ है और शायद ये नीचे वाला फ्लोर है ना। तो नीचे वाले फ्लोर के ऊपर आप सोच सकते हो कि पानी काफी हो सकता है, बार बार गीला हो जाता है, तो ये मॉइस्ट एंड डम प्लेस है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ब्राउन कलर के वुड पर येलो व्हाइट कलर का जो फंगस ग्रो कर रहा है, ये एक्चुअली फाइकोमाइसेट ही है बेटा। ठीक है ना। तो कैसी जगह पे मिल रहा है ये हमको मिल रहा है वुड पे, मॉइस्ट जगह पे, डैम्प प्लेसेस पे मिल रहा है। अच्छा, अगर ये ऐसी जगह पे मिल रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि सर ठीक है, अगर ये ऐसा ग्रो कर रहा है यानी कि ये वुड को शायद डाइजेस्ट कर रहा होगा, वुड को ब्रेक कर रहा होगा और ये एज आ कंपोजर काम कर रहा होगा, यानी कि डिकम्पोज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है और सेप्रोफाइटिक नेचर शो कर रहा है। फूड को अपने सेल के बाहर डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी तो उसने पूरी पूरी लकड़ी को खराब कर दिया, देखो पूरी लकड़ी गल गई, है ना, इसीलिए गल गई क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक नेचर शो कर रहा है। बट अगर हम देखें तो ऐसे भी हैं जो कि पैरासाइटिक नेचर शो करते हैं, दे आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो डेड पर नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड पे ग्रो करेंगे, पैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग पे ग्रो करते हैं और वहीं से अपना फूड एक्वायर करते हैं। जैसे कि हम बात करें एल्ब्यूगो की, ऐसे फंगस की, ये आप देख रहे हो ना, ये एक मस्टर्ड लीफ है बेटा, राइट, ग्रीन कलर की जो आप लीफ देख रहे हो ये एक मस्टर्ड सरसों के पेड़ की लीफ है, सरसों की लीफ है। उस लीफ के ऊपर आप देख रहे हो ये व्हाइट कलर के पैचेस हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये व्हाइट कलर के पैचेस बड़े पाउडरी होते हैं और ये होता है एक्चुअली एल्ब्यूगो नाम का फंगस, राइट। तो देखो जरा, एल्ब्यूगो विल बी फाउंड एज अ पैरासाइटिक फंगस ऑन द मस्टर्ड, राइट। हम इसको क्या बोलते हैं, इस बीमारी को क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, राइट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स कौन होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर जो है ना कुछ इस तरह से ग्रो करता है, चार पार्ट्स होंगे इस फ्लावर के चार पेटल्स होंगे और ऐसे आमने सामने ग्रो करेंगे। हम उनको क्या बोलते हैं? क्रूसीफर्स। ठीक है, तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स वो देखने को मिलेगा मस्टर्ड में। एग्जाम्पल क्या है इसका? एल्ब्यूको, पैरासाइटिक नेचर। ठीक है, अब जरा और आगे जाते हैं। देखो, अगर हम अगली बात करें कि इस फंगस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, देखो हम बात करने वाले थे, मैंने आपसे कहा था ना कि हम बात करेंगे पहले हैबिटेट की, कहाँ रहता है, फिर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, माइसीलियम कैसा है, हाइफी कैसा है, सेल्स कैसे हैं, फिर हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फिर फाइनली हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स, है ना। तो हर चीज कवर हो जाएगी। देखो जरा आगे, अगर हम यहाँ देखें स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो फंगस हैं इनका माइसीलियम कैसा होता है। तो गाइस याद रखिएगा, इनका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट हाइफे का बना हुआ है। और एसेप्टेट का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, साथ में सिंथेटिक कंडीशन भी पाई जाएगी, है ना। अच्छा, जब कभी भी ये फंगस ग्रो करेगा ना गाइस, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट ग्रो करेगा, नहीं, इसके साथ इस तरह से ब्रांचेस हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये ब्रांचेस भी है तो हाइफा ही, मगर ब्रांच्ड हाइफा है। ठीक है, तो ये ब्रांचेस भी हमें को देखने को मिलेंगी और हम बोलेंगे कि ये ब्रांच्ड फंगस है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो देखो रिप्रोडक्शन में क्या होने वाला है कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन तो होगा, सबसे कॉमन मेथड जो है वो फ्रेगमेंटेशन है। बट अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बनाएगा स्पोर्स। और याद रखो गाइस, ये जो स्पोर्स बनाने वाला है वो सारे के सारे स्पोर्स एंडोजिनस बनाएगा, राइट। कैसे स्पोर्स बनाएगा ये बनाएगा एंडोजिनस। एंडोजिनस स्पोर्स वो होते हैं
जो किसी स्पोरेंजियम में ग्रो कर रहे होते हैं, है ना, तो इसके अंदर स्पोर बनाएगा। हाँ, वो बात दूसरी है, कभी कभी ये स्पोर जो है मोटाइल होंगे, इन पे फ्लैजिला लगा होगा और ये पानी में मूव करेंगे, ठीक है ना, मोटाइल होंगे, हम कहेंगे स्पोर। इस कंडीशन में स्पोरेंजियम को बोलेंगे जू स्पोरेंजियम, राइट। और जिस हाइफे पे ये ग्रो ग्रो कर रहा होगा तो हम कहेंगे जू स्पोरेंजियो फोर, राइट, PHORE, जू स्पोरेंजियो फोर बोलेंगे। अच्छा, दूसरा है ए प्लेनोस्पोर। प्लेनो का मतलब ही होता है मोटाइल, तो वो लोग जो जो मोटिलिटी शो नहीं कर रहे हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स कहलाएंगे। देखो वो ये वाले हैं, कहाँ पर हैं, स्पोरेंजियम के अंदर ही हैं, तो एंडोजिनस तो कहलाएंगे, मगर इन पे कोई फ्लैजिला नहीं है, सिर्फ सेल्स हैं और न्यूक्लियस है। हम क्या कहेंगे, इसको एंडोजिनस स्पोर कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही स्पोर्स जो होंगे बेटा, वो स्पोरेंजियम के अंदर होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम ओवरऑल दोनों को मिला के बोले, दोनों को मिला के बोलने में, इसको और इसको मिला के बोलने में हम कहेंगे कि ये स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं। क्या हैं ये लोग? लोग हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर, राइट। ऐसे स्पोर जो कि स्पोरेंजियम में प्रेजेंट हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स कहलाएंगे। फिर से सुनो, ऐसे स्पोर्स जो कि स्पोरेंजियम में, वेसल्स में प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाएंगे, स्पोरेंजियो स्पोर्स। दो तरह के होंगे, या तो जू स्पोर्स होंगे मूवमेंट करने वाले, या तो ए प्लेनोस्पोर्स होंगे बिना मूवमेंट करने वाले, राइट। चलो अब हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें फाइकोमाइसेट्स में, तो वो स्पोर्स के द्वारा होता है। इसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है ना। याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से काम नहीं चलेगा, ऑफ गैमेट्स भी होना चाहिए। और जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाए तो क्या होना चाहिए, तो फिर उनका जाइगोट बनना चाहिए, है ना। एक जाइगोट का बनना कंपलसरी है, तभी हम कहेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। देखो मेरी बात समझो, मैं ये कह रहा हूं जब कभी भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो गैमेट्स होंगे, राइट, दो गैमेट्स होंगे, वो दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, तो फिर ये बनाएंगे जाइगोट, राइट। अगर ऐसा हो रहा है कि गैमीट्स बन रहे हैं और वो फ्यूज हो रहे हैं, तो ही हम कहेंगे उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। अच्छा जरा देखो, जब ये गैमीट्स बनते हैं ना गाइस, गैमीट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के गैमेट्स हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने इसको खास तौर से यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो स्पोर्स होते हैं, ये अलग अलग तरह के होंगे। कभी कभी ये स्पोर्स जो होंगे वो देखने एक जैसे होंगे, हम बोलेंगे आइसोगैमेट्स। देखो दोनों गैमेट्स एक तरह है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट? बता सकते? जब नहीं बता सकते तो हम बोलेंगे ये दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सेम है। कैसा है? मॉर्फोलॉजी के हिसाब से दोनों ही जो हैं वो सेम गैमेट्स हैं, तो हम बोलेंगे आइसोगैमेट्स, है ना। और दोनों ही देखो जरा मूव कर रहे हैं ना। अच्छा दूसरा देखो, दूसरे हैं आइसो, एन आइसो। क्या है ये? एन आइसोगैमेट। एन मतलब होता है अवे फ्रॉम, नॉट, नॉट, राइट। तो ये सेम नहीं है, एन आइसोगैमेट्स हैं। तो अगर ये सेम नहीं होंगे तो देखो इनका शेप साइज स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये कहलाएंगे एनाइसोगैमेट्स। अब क्या होता है, थर्ड कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं ऊ गैमस कंडीशन या ऊ गैमेट्स। अब ऊ गैमेट्स में क्या होता है कि एक गैमेट होता है फीमेल गैमेट बड़े साइज का, जिसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, मूव नहीं कर सकता क्योंकि फ्लैजिला नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो मेल गैमेट होगा उसमें कम साइटोप्लाज्म होगा, फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होगा, है ना। तो देखो यहां पे क्या होने वाला है, फीमेल गैमेट मूव नहीं करेगा, मेल गैमेट मूव। देखो जरा फिर से क्या होगा, फीमेल गैमेट वहीं पर है, ठीक है, और जो मेल गैमेट है वो मूव करके इसके पास आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो कहेंगे ऊगैमस, राइट। तीनों ही तरह के रिप्रोडक्शन इस फाइकोमाइसेट्स में देखने हैं।
एक एक्स्ट्रा बात बताने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर है, मगर याद रखिएगा कि इन तीनों ही कंडीशन में, देखो जरा एक बार चेक करो, इन तीनों ही कंडीशन में गैमेट्स कंप्लीटली फ्यूज नहीं करें, एक दूसरे को टच किया हुआ है। देखो यहाँ पे भी आके टच किया, यहाँ पे भी सिर्फ टच किया हुआ है, तो यहाँ पे भी सिर्फ टच किया हुआ है। तो जब कभी ऐसा हो कि बड़ा गैमेट और छोटा गैमेट एक दूसरे को टच कर रहे हैं और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ ऐसे, तो हम इसको कहेंगे गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट, राइट। गैमेट्स का सिर्फ कांटेक्ट हो रहा है, हम कहते हैं तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट। और बाकी इसके बाद की सारी प्रोसेस वो सेम होने वाली है। अगर आप याद करो तो बाद में क्या होता है, बाद में प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मा फ्यूज होता है, डाइकैरियन स्टेज बनता है। अब क्योंकि ये लोअर फंगस है तो डाइकैरियन स्टेज बहुत देर तक नहीं रहेगा, फटाफट डाइकैरियन फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बना लेंगे। फ्यूजन को हम कह देंगे कैरियोगैमी, ठीक है। और जाइगोट फटाफट डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो हम कहेंगे कि मियोसिस से डिवाइड हो रहा है और एक जाइगोट से 4 स्पोर्स बना रहा है। अब क्योंकि डिवीजन हो रहा है जाइगोट में तो हम इसको कह देंगे जाइगोटिक मियोसिस, राइट। तो इस तरह से ये नया स्पोर बना देगा और ये सेक्सुअल स्पोर्स आराम से जब ग्रो करेंगे, टर्मिनेट करेंगे तो एक नया प्लांट बना देंगे, है। बात को याद रखिए। इसके एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना होगा राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड का, राइट। आपने दूसरा एग्जाम्पल सुना होगा म्यूकर का। तो देखो देखो दोनों ही चीजें कंपेयर करके देखो दोनों को। अगर हम बोले राइजोपस और म्यूकर दोनों ही ब्रेड पे ग्रो करते हैं, ठीक है, दोनों ब्रेड पे ग्रो करते हैं, बट ज्यादातर जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है राइजोपस। तो इसलिए बुक्स में राइजोपस के आगे ब्रेड मोल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। तो ब्रेड पे ग्रो करने वाली फंगस, मोस्ट कॉमन फंगस, वो क्या होती है, वो राइजोपस होती है। बट याद करो ब्रेड के अलावा भी खाने की और चीजें हैं दुनिया में, है ना। हमारे फल फ्रूट्स हैं, तो ये सब चीजें हैं, इन पे भी ये फंगस आपको ग्रो करती हुई नजर आएगी, है ना। ये देखो ये शायद एक पीच है और पीच के ऊपर, आड़ू के ऊपर ये ग्रो कर रहा है हमारा म्यूकर, राइट। म्यूकर के ऊपर खाने की चीजों पे ग्रो करता हुआ मिल जाएगा, यानी कि सेप्रोफाइटिक नेचर शो करेगा। बाद अगर आप देखो तो एक और एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वो दिया है एल्ब्यूगो का। हम बात कर चुके हैं कि एल्ब्यूगो जो है व्हाइट रस्ट नाम की बीमारी करती है मस्टर्ड प्लांट्स में, यानी कि क्रूसीफर्स में, ऐसे प्लांट्स में जिनके फ्लावर जो हैं वो 4 पेटल्स के बने होते हैं और चारों पेटल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं किसी पर जैसा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलो गाइस, अब हम नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ते हैं और ये है सबसे ज्यादा फेमस क्लास। इनको हम कहते हैं एस्कोमाइसिट्स, है ना। एस्कोमाइसिट्स का एक और नाम है, वो है सैक फंगस। हम ये समझेंगे कि इसको सैक फंगस कहते क्यों हैं, ठीक है। तो पहले जरा एक काम करते हैं, पहले हम जरा इसका हैबिटेट चेक कर लेते हैं कहाँ देखने को मिलेगा। Guys, सबसे कॉमन जहां ये देखने को मिलेगा ना वो है काऊ डंग, गोबर, या कोई भी एक्सक्रीटा होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटा होगा, वेस्ट मटेरियल होगा। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है एक्चुअली वो है ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये वहां ग्रो करते हुए मिलेंगे जहां पर ये वेस्ट पड़ा होगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करने वाले हैं, वो है कॉप्रोफिलस, राइट। क्या वर्ड है वो, कॉप्रोफिलस। तो कॉप्रोफिलस नेचर का होता है, ठीक है। ये हमेशा हमें कॉप्रोफिलस मिलेगा, डंग पे ग्रो करता हुआ नजर आएगा। गाइस एक और है, अगर हम इनको देखें तो ये जो एस्कोमाइसिट्स होते हैं ये होते तो सारे के सारे सेप्रोफाइटिक ही हैं, यानी कि एंजाइम निकालेंगे, फूड को बाहर डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। बट ये डिकम्पोजर नेचर के भी है जैसा आपने यहाँ देखा, और ये पैरासाइटिक नेचर के भी हैं, यानी कि डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि एस्परजिलस नाइजर, जो हमारे घरों में बारिश के समय पे काली काली फफूंद जम जाती है ना, तो काली वाली जो ग्रो करती है फंगस वो कहलाती है एस्परजिलस नाइजर और हमें हो जाता है उससे एस्परजिलोसिस, ठीक है।
तो ये पैरासाइटिक भी होती है, सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ठीक है? कहाँ ग्रो करेंगे? याद रखिए, कोई भी फंगस है तो इसको पानी चाहिए, मॉइस्ट प्लेस में जरूर ग्रो करेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं, हम इनके माइसीलियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो अगर हम इसके माइसीलियम का स्ट्रक्चर देखें तो देखो, ये जो माइसीलियम होने वाला है वो ब्रांच जो माइसीलियम होने वाला है ना, क्या होगा? बहुत सारे फंगल सेल्स लगे होंगे और वो फंगल सेल्स जो है वो कैसे होंगे? ब्रांच होंगे। ब्रांच का बना हुआ होगा, राइट। देखो, अगर हो देखोगे तो होगा तो ऐसा ही, है ना। ये एक हाइफा दिखाया मैंने। हाइफा में आपको नजर आ रहा है 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल है, और हर सेल के बीच में ये जो आप देख रहे हो ये सेप्टा प्रेजेंट है ना। तो हम कहेंगे कि सर ये सेप्टेट फंगस है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेप्टेट फंगस है। मल्टी सेलुलर भी है, फिलामेंटस भी है, और इसमें सेप्टा है तो हम बोलेंगे सेप्टेट भी है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस भी, राइट। तो ये हमेशा प्रेजेंट होगा। एक बात याद रखो बेटा, सेप्टा होता है, दीवार जो होता है ना, इस दीवार में हमेशा गेट लगा होता है, यानी कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स में से मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं, बस न्यूक्लियस क्रॉस नहीं कर सकता। इसीलिए ये होगी यूनिटेड कंडीशन। है, बात को याद रखिएगा। तो जितने भी एस्कोमाइसेट्स हैं, सारे के सारे जो हैं वो हमेशा यूनिटेड नजर आएंगे, सेप्टेट फंगस होंगे। ठीक है। अब चाहे वो एस्कोमाइसेट्स फिलामेंट नेचर के हों, फिलामेंटस हों, या वो एस्कोमाइसेट जो हैं वो ऐसे देखने में हो यूनिसेलुलर। तो जो ऐसे नजर आता है ना गाइस, यूनिसेलुलर, उनको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, राइट। वो क्या कहलाते हैं? ईस्ट कहलाते हैं। ऑल द यूनिसेलुलर फंगस दे आर कॉल्ड एज ईस्ट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, राइट। ये फोटोग्राफ इसीलिए लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये जो फंगस है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, आपको पता है कि हमारे बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे। हम इसे ब्रेड में यूज़ करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हम इसे कई बार अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। कई बार हम इससे दवाएं भी बनाते हैं। तो देखो, ये जो 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 फंगस है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, जो कि एक तरह का ईस्ट है, वो हमें बेकर्स ईस्ट की है। वो हम आटे में मिला के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये क्या करता है? वहां जर्मिनेट करता है, वहां पर ग्लूकोज को यूटिलाइज करके अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, है ना, ब्रूअर्स इंडस्ट्री है हमारी अल्कोहल की, तो हम वो अल्कोहल यूज कर लेंगे। और अगर हमारी बेकर्स इंडस्ट्री है, यानी कि बेकरी है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो हमारे काम की है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड में जो स्पॉन्जी नेचर होता है, जो जो गैप्स होते हैं, जो बबल्स होते हैं, वो बनाने का काम कर देता है। ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें सेम ऑर्गेनिज्म बनाता है सैक्रोमाइसिस, या जो कि एक यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर एस्कोमाइसेट है। ठीक है। और हमेशा सेप्टेट होगी, यानी कि पूरे के पूरे वॉल्स इसमें चारों तरफ प्रेजेंट होंगे, है ना। कभी कभी इसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। हम इसको कभी कभी बडिंग ईस्ट भी बोल देते हैं, राइट। बड का मतलब क्या हुआ? देखो, नॉर्मली होना क्या चाहिए कि एक सिंगल सेल है, वो डिवाइड करे और 2 इक्वल डॉटर सेल्स बना दे, है ना। मगर कभी कभी एक सिंगल सेल एक छोटा सा सेल बना देता है, जिसमें इसके बराबर न्यूक्लियस तो होता है मगर साइटोप्लाज्म कम होता है ना। तो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला जो छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, ये है बडिंग ईस्ट। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बड। ठीक है। क्या कहलाता है? बड कहलाता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? बडिंग ईस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसिस में पाया जाएगा। चलो, और हम इसके बारे में बात करते हैं। हमने अभी देखा कि माइसीलियम कैसा होता है। इस तरह एक बात और देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पर नॉर्मल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो पाया जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। अगर ईस्ट है तो वहां बडिंग और फिशन तो होगा ही होगा, बडिंग और फिशन तो होगा ही होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। मगर जब कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमेशा एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, राइट। और जब कभी भी एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे तो याद रखिएगा, ये एसेक्सुअल स्पोर्स हवा में जाकर स्प्रेड करेंगे और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ाएंगे। जरा देखो, अगर मैं बोलूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा पेनिसिलम, राइट। ये मैंने फंगस लिया है, ये लिया है पेनिसिलम, राइट। अरे ये वही पेनिसिलम है जिससे आप लोग बनाते हो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, राइट। इसका नाम है पेनिसिलम नोटाटम।
राइट। इससे क्या बनाते हो, वही पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, राइट। अच्छा देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेनिसिलम में ये वाला जो पार्ट है वो है कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर है, और इस कोनिडियोफोर के टिप के ऊपर ग्रो कर रहे हैं बहुत सारे कोनिडिया। ये देखो, ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये गोल गोल स्ट्रक्चर स्पोर्स हैं, इनका नाम है कोनिडिया, है ना। अब होता ये है कि जो कोनिडिया है ना बेटा, ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे यानी कि फूड पे उड़ते हुए जाता है। इन जनरल ये रिलीज होते हैं हवा में और रैंडमली जाके फूड पे गिर सकते हैं। जब कभी भी ये फूड पे गिरेंगे तो वहां पे फिर से सेल डिवीजन करेंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा, है ना, एक नया माइसीलियम बन के तैयार हो जाएगा। हम इसे बोलेंगे एसेक्सुअल। याद रखो, एस्कोमाइसेट्स में बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्कोमाइसेट्स में हमेशा जब कभी स्पोर्स पाए जाएंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाएंगे, तो वो एसेक्सुअल स्पोर्स हमेशा क्या होंगे, कोनिडिया होंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसेट्स में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, तो इस कंडीशन में यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, और एस्कोमाइसेट्स के सेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। क्या कहते हैं इसको हम, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जरा इस बात को समझना कि जब कभी एस्कोमाइसेट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पता है क्या होगा, यहाँ पर इस कंडीशन में होगा सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी का मतलब ये हुआ कि सोमैटिक बॉडी पार्ट, यानी कि सोमैटिक हाइफा एक यहाँ पर और सोमैटिक हाइफा यहाँ पर, राइट। ये क्या है, ये है हाइफा, राइट। हाइफा मतलब एक फिलामेंट का पार्ट, ठीक है। तो ये दो फिलामेंट के पार्ट होंगे, ये दो फिलामेंट के पास के पार्ट आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये हो गई प्लाज्मोगैमी, है ना। प्लाज्मा फ्यूज हुआ है तो हम कहेंगे ये हो गई प्लाज्मोगैमी। और जब प्लाज्मोगैमी होगी तो एक सेल का जन्म होगा, ठीक है। इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे अलग अलग हाइफा से आए हुए। हम इस स्टेज को बोल देंगे डाइकैरियन, राइट, डाइकैरियन बोल देंगे। आपने सुना हुआ है कि डाइकैरियन में फिर कारियोगैमी होती है, न्यूक्लियस फ्यूज होता है, करेक्ट। मगर यहाँ पे एक चीज और है, ये जो डाइकैरियन स्टेज है ये हायर फंगस में थोड़ी देर स्टे करती है, रुक जाती है, और एक बार डिवीजन भी होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और एक छोटा सा फिलामेंट बना देंगे। ऐसा फिलामेंट बना देंगे जिसके ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ऐसा, है ना बेटा। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं एस्कस। सैक का मतलब क्या होता है, सैक का मतलब होता है थैला, राइट। तो देखो, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं सैक फंगाई, ऐसी फंगस जिसके अंदर सैक जैसे, थैले जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना, जिसमें हम सब्जी लाते हैं ना, ऐसा थैला जैसा, सब्जी जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एस्कस। और आपको पता है, इसी एस्कस के अंदर, इसी एस्कस के अंदर यहाँ पे जो डाइकैरियन होते हैं ना, ये आगे जाके हो जाते हैं फ्यूज, और यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसको हम लोग बोल देते हैं कैरियोगैमी। क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। यानी कि जो दो न्यूक्लियस हैं, ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे, एक कॉमन न्यूक्लियस बना देंगे, और इस कंडीशन में हम इसे बोल देंगे जाइगोट, ठीक है। अब बच्चे एक बात समझना, ये जो जाइगोट है ना, ये कैसा है, ये है डिप्लॉइड। शुरुआत में जो ये बने थे स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स कहते थे, ये थे सारे के सारे हैप्लॉइड्स, है ना, हैप्लॉइड गैमेट्स की तरह। यहाँ जब डाइकैरियन बन गया तो डाइकैरियन कहलाया N+N। डिप्लॉइड नहीं है, ये डाइकैरियन है। डाइकैरियन का मतलब होता है दो न्यूक्लियस वाले, है ना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इस कंडीशन में दो न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, N+N कहलाएगा। मगर जब इनके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो दोनों ही गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और ये कहलाएगा जाइगोट। याद रखिएगा, इसी जाइगोट में अब होता है मियोसिस, है ना। क्योंकि जाइगोट में मियोसिस हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। और एज अ रिजल्ट इस एक जाइगोट से हमारे पास बन जाएंगे चार स्पोर्स,
है ना। तो याद रखिएगा, जब कभी भी मियोसिस होती है तो मियोसिस के रिजल्ट में 4 सेल्स बनते हैं। तो ये जो 4 सेल्स बने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 सेल्स क्या हैं? दे आर स्पोर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? स्पोर्स बोलेंगे। ठीक है, और ये स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट हैं? ये इसको स्पोर्स प्रेजेंट है एस्कस नाम के सैक लाइक थैले जैसे स्ट्रक्चर में। इसीलिए हमारे फंगस का नाम पड़ गया एस्कोमाइसेट्स। ऐसे माइसेट्स, ऐसे फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म जो एस्कस बनाते हैं, एस्कोमाइसेट्स कहलाते हैं, है ना। अच्छा देखो, क्या ये स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स हैं? बोलो हाँ। और अगर ऐसा है तो क्या ये नेक्स्ट जनरेशन कैरी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। अगर ऐसा है तो क्या आपको नहीं लगता कि इनको थोड़ा खाना प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि ये ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए, राइट? और जहां पे भी जाएं वहां ज्यादा अच्छे से ग्रोथ हो पाए, है ना। इसीलिए क्या होता है कि इनका एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि फिलामेंट से ही बनता है, राइट? फिलामेंट से ही बनता है। और देखो, इस तरह से फिलामेंट्स का इकट्ठा होकर एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज बन जाता है। इसको हम लोग बोल देते हैं फ्रूटिंग बॉडी, राइट? तो क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और जो पूरा स्ट्रक्चर बना है उसको हम लोग कहेंगे एस्कोकार्प। गाइस याद रखना, कार्प का मतलब ही होता है फ्रूट, ठीक है। कार्प का मतलब ही होता है फ्रूट। तो एस्कोकार्प एस्कोमाइसेट्स का कार्प कहलाएगा, जिसके अंदर एस्कस हैं, जिनके अंदर एस्को स्पोर्स हैं, है ना। एस्को स्पोर्स में क्या होगा? देखो, एस्कोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होगा? एस्कस होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैला होगा, और उस थैले के अंदर स्पोर्स भरे होंगे, है ना। इस तरह से प्रोडक्शन होता है एस्कोमाइसेट्स में। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं। उन्होंने बोला है कि जो एस्कोमाइसेट्स हैं, इनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एस्परजिलस नाइजर। ये वही फंगस है जो कि हमारे घरों में बारिश के ज़माने में छत पे ग्रो करता हुआ नजर आता है। और जब वहां से इसके स्पोर्स निकलते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं और एस्परजिलोसिस नाम की बीमारी करते हैं, ठीक है, एस्परजिलस। दूसरा एग्जाम्पल है इसका न्यूरोस्पोरा क्रेसा, राइट। न्यूरोस्पोरा, जरा देखना ध्यान से, न्यूरोस्पोरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडीज हुई, है ना। ऐसा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम स्टडी करते हैं फॉर द बायोकेमिकल स्टडीज करते हैं। हम इस पे स्टडी करते हैं जेनेटिक का वर्क के लिए, राइट। जैसे कि हम क्लास 12th में पढ़ेंगे बीटल एंड एटम हाइपोथेसिस। वहां पे हम देखेंगे कि न्यूरोस्पोरा, जिसको हम बोलते हैं पिंक मोल्ड, तो हम बोलते हैं पिंक मोल्ड, राइट। ये पिंक मोल्ड का यूज हुआ है और वहां पर ये एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है। मॉडल ऑर्गेनिजम्स गाइस, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि साइंटिफिक स्टडी में एज अ स्टडी मॉडल यूज किए जाते हैं, ठीक है। उनको कहेंगे मॉडल ऑर्गेनिज्म। नाम क्या है? न्यूरोस्पोरा। का दूसरा नाम क्या है? पिंक मोल्ड, राइट। अच्छा, इसके बाद जरा देखो, अगर आप देखोगे तो कुछ एस्कोमाइसेट्स ऐसे भी हैं जो बड़े टेस्टी होते हैं, राइट। डेलिकेसीज माना जाता है, टेस्टी माना जाता है। बड़े रेस्टोरेंट्स में आपको देखने को मिलेगा, राइट। पैकिंग के फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे मोरेल्स, और ऐसे भी हमें ग्रो करते हुए मिलेंगे ट्रफल्स, राइट। सो मोरल्स एंड ट्रफल्स, दे आर द ईडिबल फॉर्म्स ऑफ एस्कोमाइसेट्स। छोटे छोटे होते हैं, मशरूम से छोटे होते हैं, इस बात को याद रखो। और फाइनली हमारे पास है कैल्वीसेप्स। कैल्वीसेप्स जो है ना, वो एक ऐसा फंगस है जो कि प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, राइट। और एक हेलुसिनोजेन बनाता है, यानी कि एक ऐसा केमिकल बनाता है जो कि थोड़ा नशे वाला होता है, थोड़ा सा ड्रग अब्यूज करता है, राइट। तो कुछ ड्रग टाइप का नार्कोटिक केमिकल बनाता है जिसका नाम है LSD, राइट। क्या नाम है इसका? का नाम है LSD, डाइसर्जिक एसिड डाइएसिटामाइड, राइट। तो आप लोग इसको नाम याद मत रखो, इसको आप याद रखो कि ये LSD है और ये एक नार्कोटिक ड्रग है, ठीक है। सीधे हमारे ब्रेन के ऊपर काम करता है और प्लांट में डिजीज करता है एर्गेट डिजीज, राइट। ये वहां डिजीज करेगा एल्गेट। नाम क्या है इसका? कैल्विसेप्स परप्यूरा, राइट। नाम है इसका कैल्विसेप्स परप्यूरा। क्या बनाएगा? LSD बनाएगा, जो कि एक हेलुसिनोजन है। और प्लांट में डिजीज क्या करेगा? एर्गॉट डिजीज, है। याद रखिएगा, अच्छा एग्जाम।
के बाद फाइनली हम आते हैं हमारे थर्ड क्लास के ऊपर, जो कि मशरूम की क्लास है ना। हमने देखा हुआ है, हमने खाया हुआ भी है कि मशरूम्स होते हैं, है ना। और मशरूम क्या है, एक तरह का फंगस है जो देखने में बड़े बड़े होते हैं, है ना। इसको हम लोग बैसिडियोमाइसेट्स, तो देखो बैसिडियोमाइसेट इज एक्चुअली अ क्लास ऑफ मशरूम्स। और अगर इन मशरूम्स को देखोगे ना आप, तो ये हमें मिलेंगे वुड के ऊपर ग्रो करते हुए। देखो ये एक लकड़ी है, प्लांट है, ये उस प्लांट के वुड पर ग्रो कर रहे हैं। और कैसे ग्रो कर रहे हैं, जैसे कोई शेल्फ लगा हुआ है ना। ये कहलाता है कुकुरमुत्ता, राइट। ये कुकुरमुत्ता एक्चुअली एक फंगस है, कोई प्लांट का पार्ट नहीं है ना। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, ये हमें देखने को मिलेंगे थिक वुडन लॉग्स के ऊपर, राइट। ये हमें देखने को मिलेंगे स्टम्प्स के ऊपर। तो अगर मोटे हैं तो हम बोलते हैं लॉग्स, और पतले पतली लकड़ियां हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टम्प्स, राइट। याद रखना, पतली लकड़ियां स्टम्प्स कहलाएंगी, मोटी लकड़ियां वुडन लॉग्स कहलाएंगे। तो ये लकड़ी पे ग्रो करता हुआ मिलता है, और ये हमें सॉइल में भी मिल जाता है। और कई बार ये लिविंग प्लांट्स पर एज अ पैरासाइट भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो रेड रस्ट ऑफ पक्सीनिया। क्या देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप रेड रस्ट ऑफ पक्सीनिया, राइट। पक्सीनिया नाम का एक रेड रस्ट आप यहाँ पर देख रहे हो गाइस, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिल रहा है, या तो लकड़ी पे मिल रहा है, या तो प्लांट्स के ऊपर एज अ पैरासाइट मिल रहा है। अब जरा एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर देखे हैं, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। यहाँ पे कुछ चीजों पे, बारीकियों पे हमें ध्यान देना होगा, तो जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर हम देखें फंगस बैसिडियोमाइसेट्स को, तो भाई बाकी हायर फंगस की तरह इसके जो स्ट्रक्चर है वो मल्टी सेल्यूलर तो है ही, फिलामेंटस तो है ही, सेप्टेट तो है ही, और ब्रांच भी है ना। सारी बातें इसकी एस्कोमाइसेट जैसी ही है ना। मल्टी सेल्यूलर, फिलामेंटस, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, वो वहां पे भी था, वो यहाँ पर भी है। मगर इस बार एक और खास बात है, आप ध्यान दीजिएगा। इसकी जो मेजर बॉडी बनी होगी ना, वो मेजर बॉडी डायकैरियोटिक कंडीशन की होगी। कैसी होगी ये, डायकैरियोटिक, यानी कि यहाँ पे जो हर सेल है, देख रहे हो ना, ये हर सेल में दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नंबर 1, न्यूक्लियस नंबर 2। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर डाइकैरियन स्टेज जो है ना, ये डाइकैरियन स्टेज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, काफी बड़ी है ना। और ज्यादातर जो इसकी जो बॉडी है वो कैसी है, डाइकैरियोटिक है, दो न्यूक्लियस वाली है, ठीक। हमेशा याद रखो। अब ये कैसे हुआ ये भी मैं बताता हूँ। ये जब कभी भी होगा, राइट, तो डाइकैरियोटिक स्टेजेस देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइकैरियोटिक है, थोड़ा बहुत पार्ट्स इसके मोनोकैरियोटिक यानी कि सिंगल न्यूक्लियस वाले भी होते हैं। मगर ज्यादातर होता क्या है कि सिंगल न्यूक्लियस वाले डबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम क्लैंप कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये मोनोकैरियोटिक को डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट कर देता है, और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मेन जो हमें पढ़ना है, वो भी डाइकैरियोटिक कंडीशन को प्रोड्यूस करता है। ये बात को आप याद रखिएगा। जरा देखो एग्जाम्पल को, अगर आप देखोगे तो ये मशरूम है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो मशरूम्स देखने में ऐसे नजर आते हैं। अंदर से देखोगे तो मैंने बताया कि यहाँ पर हाइफे होंगे, और कुछ हाइफे जो है इस तरह से वर्टिकली ग्रो कर रहे होंगे, और इन्हीं हाइफे के ऊपर हमारे पास डाइकैरियन स्टेजेस होंगी, मोनोकैरियन स्टेजेस होंगी, और कुछ स्पोर्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना। ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देखा कि यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन फंगस बॉडी जो है वो कैसी है, डाइकैरियोटिक है, डिप्लॉइड नहीं बोला है। देखो ध्यान से याद रखो, ये जो कंडीशन है ये 2n कंडीशन नहीं है, नहीं, न्यूक्लियस फ्यूज हुआ है अभी। यहाँ पे सिर्फ दो न्यूक्लियस हैं जो कि अलग अलग है, तो ये डाइकैरियन कहलाएगा, ना कि डिप्लॉइड कहलाएगा। अगर न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते तो कहते हैं हम डाइकैरियन, नहीं, हम उसको कहते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। अभी क्या कहेंगे, डाइकैरियन। अच्छा, तो अगर हम बैसिडियोमाइसेट्स को देखें ना गाइस, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे नजर आती है ना। का जो फिलामेंट है उसके काफी स्ट्रक्चर एस्कोमाइसेट्स जैसे हैं, मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जब ये रिप्रोड्यूस करता है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते समय में ये क्या करेगा कि ये नॉर्मल फ्रेगमेंटेशन करेगा। इसका एक बॉडी पार्ट, एक हाइफे टूटेगा, कहीं और जाएगा,
और वहां पे ये माइटोसिस द्वारा मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट फिलामेंट और कंप्लीट बॉडी बना देगा, कंप्लीट माइसीलियम बना देगा, है ना। तो ये तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। मगर इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते। याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होते। तो जब कभी भी इनको फटाफट वाला रिप्रोडक्शन करना होता है, जल्दी जल्दी अपने नंबर्स बढ़ाना होते हैं, तो ये लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, ना कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखो, यहाँ पे कोई स्पोर प्रेजेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है। हाँ, जब ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते समय ये लोग स्पोर बनाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। क्या कहते हैं इसको हम? हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात समझना, जब कभी भी ये लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, क्या होगा, यहाँ पर दो तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। या तो ये लोग सोमेटोगेमी नाम का रिप्रोडक्शन करेंगे, या तो स्पर्मेटाइजेशन नाम का रिप्रोडक्शन करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि जब स्पर्मेटाइजेशन होगा तो यहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा गैमेटेंजिया बनेगा। गैमेटेंजिया इज नथिंग बट अ सेक्स ऑर्गन। गैमेटेंजिया देखो जरा, गैमेट एंजिया, है ना, हम पढ़ चुके हैं कि एंजियम का मतलब होता है वेसल, राइट। तो एक ऐसा वेसल जिसमें पड़ा हो गैमेट, गैमेटेंजिया कहलाएगा। ऐसा वेसल जिसमें पड़ा हो स्पोर, वो स्पोरेंजिया कहलाएगा, राइट। स्पोरेंजियोस्पोर्स में पढ़ा था। देखो यहाँ पे वर्ड है गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सेक्स ऑर्गन है, राइट। तो गैमेटेंजिया इज नथिंग बट इट इज अ सेक्स ऑर्गन व्हिच मेक्स अ गैमीट्स, राइट। ये कैसे होंगे? ये भी यूनिसेलुलर होंगे, एक सिंगल सेल के बने हुए होंगे। अच्छा, अब एक बात समझना, जब कभी भी ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो दो तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे। हमने बोला सोमेटोगेमी या स्पर्मिएशन। अब जरा देखो, जब स्पर्मिएशन होता है तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक छोटा गैमेटेंजिया और एक बड़ा गैमेटेंजिया बनता है और वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और वहीं जब हम देखेंगे सोमेटोगेमी में, तो यहाँ थोड़ा सा मामला अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पढ़ना चाहिए। जब कभी भी ऐसा होगा तो देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसको हम समझ लेते हैं एक बार, राइट। देखो, जब कभी भी स्पर्मेटाइजेशन होगा तो एक हाइफा के ऊपर और ये दूसरा हाइफा, राइट। आप देखोगे कि जो एक हाइफा है उसके ऊपर स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स ग्रो कर रहे होंगे, है ना। और वही जाके तो वही जो सेल्स हैं वही जाके इसको जो है फर्टिलाइज कर देंगे, जन हो जाएगा, है ना। तो ये एज अ नॉन मोटाइल स्पोर काम करेंगे, है ना। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक फिलामेंट था, फिलामेंट पे स्पोर बना, वो स्पोर ग्रो करते गए और जाके दूसरे हाइफे से कर गए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे ये कुछ कुछ स्पर्म की तरह काम कर रहे हैं। हमने बोला नॉन मोटाइल हैं, इसीलिए स्पर्म तो नहीं बोलेंगे, मगर प्रोसेस को स्पर्मेटाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, शॉर्ट में समझो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। यहाँ समझो, यहाँ पे है स्पर्मेटोगेमी। स्पर्मेटोगेमी में सोमेटोगेमी है। सोमेटोगेमी में क्या हो रहा है? सोमेटोगेमी के अंदर जो है ना, यहाँ पे दो हाइफा है हमारे पास। ठीक है, याद रखो, जो जनरल बॉडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक बॉडी, राइट। जनरल बॉडी गैमेट्स नहीं बना रही है, गैमेटेंजिया नहीं बना रही है, बट स्टिल फ्यूज करने वाला है। तो ये लोग क्या करेंगे? सोमेटोगेमी करेंगे। अब बात देखना, जब सोमेटोगेमी करेंगे तो एक हाइफा दूसरा हाइफा आपस में मिल जाएंगे और मिलकर फिर ये लोग एक जाइगोस्पोर बना देंगे, राइट। क्या बना देंगे? एक जाइगोस्पोर बना देंगे। जाइगोस्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जाइगोट प्रेजेंट होता है। ऐसा स्पोर जिसके अंदर जाइगोट हो, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो, हम उसको क्या कहते हैं? अच्छा, इसके बाद जो रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल सिंपल वाला रिप्रोडक्शन है, जैसा हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं प्लांट्स में। एक बार और प्लांट्स में बोल रहा हूँ, फंगस में। तो इसको हम एक बार और जरा समझा देते हैं। जरा देखो, ये है एक हाइफा, ये है दूसरा हाइफा। क्या होगा? इनके बीच में फ्यूजन होगा। तो याद करो, जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस, करेक्ट। देखो यहाँ पे भी यही होने वाला है। यहाँ पे भी पहले दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, हम कहेंगे कि प्लाज्मोगेमी हुई। प्लाज्मोगेमी होगी तो क्या होगा? इन दोनों के बीच बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। देखो, प्लाज्मा फ्यूज क्या है? क्या
न्यूक्लियस फ्यूज किया? नहीं। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होंगे, हम बोलेंगे कि डाइकैरियन स्टेज बना है। अब क्योंकि ये बेसिडियोमाइसेट्स हैं, तो ये डाइकैरियन स्टेज बहुत लंबी परसिस्ट करेगी, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियोमाइसेट्स का। इनकी जो डाइकैरियन स्टेज होती है, एक न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज, वो बहुत लंबे समय तक चलती है और कुछ फिलामेंट्स भी बनाती है, राइट। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो इन्हीं फिलामेंट्स की, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स की बनती है। तो क्या होगा, यही जो सेल है, यही सेल एक कंप्लीट फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, है ना। तो देखो यहां से यहां तक आप जो देख रहे हो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज अ फ्रूटिंग बॉडी। अभी पूरी नहीं बनी है, अभी अधूरी है, ये फ्रूटिंग बॉडी बनेगी पूरी, है ना। मगर इसने ये बनाना स्टार्ट कर दिया है फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि वो फिलामेंट्स बन गए। और इन्हीं फिलामेंट्स के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा, ये है एक तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर। हम इसको बोल देते हैं बेसिडियम, राइट। हम इसको बोलते हैं बेसिडियम। देखो जिनके पास बेसिडियम है उनको हम बोलेंगे बेसिडियोमाइसेट्स, ठीक है ना। तो इनके पास बेसिडियम है। अब होगा क्या, ये जो सेल्स हैं बेसिडियम के अंदर, इनमें हो जाएगी पहली बार न्यूक्लियस का फ्यूजन। पहले हुआ था साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, अब हो रहा है न्यूक्लियस का फ्यूजन। और न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के बाद ये कैरियोगैमी करेंगे, है ना। देखो जरा, ये कैरियोगैमी कर दी इन्होंने। पहले 2 न्यूक्लियस थे, दोनों न्यूक्लियस को मिला दिया और जाइगोट बन गया, ये 2n है ना। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे कैरियोगैमी हुई। एक बात समझना, जब ये कैरियोगैमी होगी गाइस, तो इस कैरियोगैमी के बाद इसमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अभी तक क्या थे, अभी तक 2n कंडीशन थी, है ना, 2n कंडीशन थी। अब क्या होगी, डिप्लॉयड कंडीशन होगी। ये जो जाइगोट बना है ये 2n जाइगोट बना है। अब यहाँ पे होना चाहिए मियोसिस। तो ऐसी मियोसिस जो कि जाइगोट में होने वाली है, हम उसे कहेंगे जाइगोटिक मियोसिस। और इस कंडीशन में यहाँ पे स्पोर्स बन जाएंगे। तो जरा देखो, ये स्पोर्स कहाँ बने, जरा ध्यान देना। क्या ये अंदर है कि बाहर है? ये स्पोर्स है बेसिडियम के बाहर। तो याद रखो, ये जो स्पोर्स होंगे ये कहलाएंगे एक्सोस्पोर, राइट। बाहर की तरफ है, एक्सोस्पोरस कंडीशन होगी। कंपेयर करो जरा ऐसे, अगर हम एस्कोमाइसेट्स याद करें, एस्कस याद करें, तो एस्कस के अंदर थे एस्कोस्पोर्स, एंडोजिनस स्पोर्स थे, है ना। ये वाले स्पोर्स जो हैं ये बेसिडियम के बाहर ग्रो कर रहे हैं। तो जब बेसिडियम के बाहर ग्रो कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे एक्सोजिनस, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? अच्छा गाइस, एक बात और देखो, ये जो स्पोर्स हैं, अब क्या होगा कि इनके पास ये वाली पार्ट फ्रूटनिंग बॉडी है मगर अभी पूरा नहीं बना है। फ्रूटनिंग बॉडी के पास क्या होगा, बहुत सारे फिलामेंट्स यहाँ बन जाएंगे ऐसे। और जब बहुत सारे फिलामेंट्स ऐसे बन जाएंगे तो वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको आप लोग बोलोगे फ्रूटनिंग बॉडी, राइट। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये वाला स्ट्रक्चर, ये कॉमन है, राइट। क्या है ये है इसकी फ्रूटिंग, ये है इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। याद रखो, ये क्या है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। कैसे बनी है, बहुत सारे फिलामेंट्स से बनी है ना। अच्छा गाइस, एक बात बताओ, ने कभी वो गेम देखा है गोल्फ का या पोलो का, राइट। वो बड़ी सी स्टिक रहती है और ऐसे हैट पहन के खेलते हैं, है ना। उसमें एक लंबी सी स्टिक होती है, लंबी सी स्टिक होती है। और उस लंबी सी स्टिक में एंड पर कुछ ऐसा पार्ट लगा रहता है बॉल को मारने के लिए, राइट। तो इसको देखो, देखने में ये भी वैसे ही स्टिक की तरह नजर आएगा, ऐसा लंबा सा और ऊपर से ऐसा, राइट। ये जो पार्ट आप देख रहे हो वो बोलते हैं क्लब, राइट। और इसीलिए इस फंगस को भी हम बोल देते हैं क्लब फंगस, राइट। बेसिडियोमाइसेट्स क्या होंगे, क्लब फंगस होंगे। एस्कोमाइसेट्स क्या होंगे, वो होंगे सैक फंगस, राइट। एस्कोमाइसेट्स में मेजर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड रहेगी। यहाँ पे मेजर जो फंगस बॉडी है वो कैसी रहेगी, डाइकैरियोनिक रहेगी। हैप्लॉइड तो ये भी है, मगर कैसा है ये कंडीशन, n+n कंडीशन है, यानी कि एक डाई कैरियन की कंडीशन यहाँ पर है, है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब गाइस हम जाते हैं इसके अगर हम इसके एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो हमें बहुत सारे मशरूम नजर आएंगे। बस ये है कि कुछ मशरूम हम खा सकते हैं, कुछ मशरूम हम खा नहीं सकते, जैसे कि ये टोड्स,
ये टूड स्टूल एमेंशिया है, राइट। एमेंशिया नाम का एक फंगस है और ये दुनिया का सबसे जहरीला फंगस है, राइट। टूड स्टूल कहते हैं, रेडिश कलर का होता है, वाइट स्पॉट दिख रहे हैं, देखने में मशरूम जैसा है, बट दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम ये का नाम है टूड स्टूल। हाँ, खाने वाले मशरूम भी होते हैं जैसे ये वाले, जो खाने वाले मशरूम होते हैं जहरीले नहीं होते, हम कहते हैं कैरिकस, 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 राइट। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसे भी बेसिडियोमाइसेट्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है पक्सीनिया, जो कि रेड रस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, ये है पक्सीनिया। और फाइनली रस्ट के बाद हम बात करते हैं स्मट की। देखो कंफ्यूज मत हो, ये वाला क्या लिखा है, ये लिखा है रस्ट, है ना, जंग, जंग को बोलते हैं रस्ट, राइट। जैसे कि लोहे पे जंग आ जाती है ना, वैसे ही जंग यहाँ पे बंद की तरह बनाएगा स्ट्रक्चर, तो वो कहलाएगी रस्ट। तो रस्ट कौन बनाता है, पक्सी रस्ट बनाता है, ठीक है। जबकि अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, ये कॉर्न है और कॉर्न के ऊपर बहुत सारा फंगस ग्रो हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं मस्ट, क्या बोलते हैं, स्मट बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं स्मट। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कहलाता है उस्टिलैगो, राइट। तो स्टिलेगो क्या करेगा, स्मट बनाएगा, पक्सीनिया क्या करेगा, रस्ट बनाएगा। ये है इसका मेजर डिफरेंस। चारों ही एग्जाम्पल अभी जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने देखे हैं, कई बार एग्जाम्स में ये एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए याद रखिए, तो नोट कर लीजिए, लिस्ट बना। चलो अब एक काम करते हैं, फाइनल क्लास की तरफ जाते हैं, और ये है हमारी ड्यूटेरोमाइसेट्स। देखो ये जो क्लास है ना माइसेट्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मॉइस्ट डंप प्लेस में ग्रो करते हैं, वैसे ही इनके पास सेप्टेट हाइफा होता है, वैसे ही ब्रांच्ड होते हैं, वैसे ही इनके पास जो है माइसीलियम प्रेजेंट होंगे, और कोनिडिया नाम की सेक्सुअल स्पोर्स भी बनाएंगे। मगर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलती। या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि नहीं होती, राइट, और अगर होती है तो बहुत मुश्किल देखने को मिलती है, राइट। और जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाती है, हम इसको उठा के या तो हम डाल देते हैं एस्कोमाइसेट्स में, या हम डाल देते हैं पेसिडो। अच्छा एक बात समझो, ये जो फंगस है क्या ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हाँ। क्या माइक्रोस्कोप से हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा, हाँ। अगर ऐसा है तो इसके जो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे वो भी हमें माइक्रोस्कोप से देखने को मिलेंगे, हाँ। और अगर ऐसा है तो चक्कर क्या है कि यहाँ पे माइसेट्स एक ऐसा फंगस है, इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट ये है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे कि अभी इसकी साइकिल पूरी हुई क्या। देखो हमने चार चीजें पढ़ी थी, हमने पढ़ा था हैबिटेट, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, और हमने देखा था इसके एग्जाम्पल्स। रिप्रोडक्शन क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डेफिनेटली है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं मिलता है फंगस में, हम क्या बोलेंगे, फंगस जो है ये परफेक्ट नहीं है, ये इम्परफेक्ट फंगस है, फंगाई इम्परफेक्टाई कहलाएगी, ठीक है। इसके सारे फीचर्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे एस्कोमाइसेट्स जैसे, बेसिडोमाइसेट्स जैसे, ठीक है। मगर जिस दिन भी रिप्रोडक्शन देखने को मिल गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसेट्स जैसा रिप्रोडक्शन है या एस्कोमाइसेट्स जैसा रिप्रोडक्शन है, और तब हम इनको एस्कोमाइसेट्स या बेसिडियोमाइसेट्स में आके रख देंगे, है ना। तब तक जब तक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा है तब तक हम इनको क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोमाइसेट्स, ठीक है। ये भी वैसे ही काम करता है जैसे कि बाकी ऑर्गेनिज्म करते हैं। देखो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, मगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती है, और ये जब बनाते हैं स्पोर्स तो एक्सोजिनस कोनिडिया बनाते हैं। देखो अगर मैं बोलूं कि ये माइसीलियम है बेसिडियोमाइसेट्स की, ये हाइफा है, राइट। तो जो हाइफा है जिसके ऊपर स्पोर्स ग्रो करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो हम लोग बोलते हैं फोर, करेक्ट। तो ऐसे हाइफा जिसपे कोनिडिया ग्रो करें क्या कहलाएंगे, कोनिडियो फोर। अब होगा क्या कि ये कोनिडिया जो है मूव करेगा, फूड पे जाएगा, और फूड पे जाके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देगा, है ना। तो असेक्सुअली ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। नाम रख दिया इनका हीटेरोमाइसेट्स, राइट। हीटेरोमाइसेट्स बात देखें, हीटेरोमाइसेट्स जो होते हैं ये काफी सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं। हीटेरोमाइसेट्स को अगर हम देखें तो ये लोग होते तो सेप्रोफाइटिक भी हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, है ना, जैसे कि बाकी दोनों क्लासेस हैं।
मगर ये जो ऑर्गेनिज्म ये हमें खास तौर से देखेंगे लिटर के डिकम्पोजिशन। लिटर का मतलब ये हुआ डेड प्लांट्स। डेड प्लांट्स जो होते हैं उसके वेस्ट को हम बोलते हैं लिटर। और प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है टोटल, जो डेड और प्लांट और एनिमल्स होते हैं, डेट्राइटस, है ना। प्लांट और एनिमल डेड होगा तो हम बोलेंगे डेट्राइटस। और केवल अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या होता है लिटर की रिसाइकलिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और मिनरल न्यूट्रिशन की रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो देखो ये जो है बहुत कई बार पैथोजेनिक नेचर का होता है, डिजीज कॉज करता है। जैसे कि ये रिंग वॉर्म नाम का एक बीमारी करता है ना। हमारी स्किन के ऊपर रेड पैचेस नजर आते हैं गोल गोल, है ना। नाम है रिंग वॉर्म, कोई वॉर्म नहीं है, फंगल इन्फेक्शन है। और कौन सा फंगस है? ये फंगस है ट्राइकोडर्मा। तो ध्यान से नाम देखो, ट्राइको एंड डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन एंड ट्राइको बोलते हैं हम हेयर लाइक, हेयर लाइक, राइट। तो हेयर लाइक ग्रोथ फंगस कैसा है? हेयर लाइक फिलामेंटस। तो फिलामेंट ऑन द स्किन इज कॉल्ड एज ट्राइकोडर्मा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कई बार ये जो गन्ना होता है शुगर केन, उसके अंदर से लाल लाल ऐसा कुछ निकलता है ना। हम उसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और ये जो है कॉज किया जाता है कोलेट्रिकम द्वारा, राइट। क्या क्या है इसका एग्जांपल? का एग्जांपल है कोलेटोट्राइकम, राइट। कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, राइट। रेड रॉट ऑफ शुगर केन करता है। एक और एग्जांपल याद रखिएगा, ये है ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया जो है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो लीफ होती है उसको कुछ खराब कर देता है। क्या बोलते हैं? अर्ली ब्लाइट ऑफ। ये तीन एग्जांपल्स। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है? तो 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, तो आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा है? द इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई अगर बोल रहे हैं तो आप नाम याद कर सकते हो। ये बात कर रहे हैं ड्यूटेरोमाइसेट्स की, विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। अब भी हमने पढ़ा, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। कौन होंगे ये होंगे ड्यूटेरोमाइसेट्स। आंसर होगा, हाँ। देखो जरा 2016 में भी आया था। फिर चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसे गलत स्टेटमेंट क्या है हमें ये पता करना है। Yeast is cellular and useful in fermentation. Absolutely correct. ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जितनी ईस्ट होती है वो यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल की बनी हुई होती है और ये फर्मेंटेशन करती है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि ये C6H12O6 ग्लूकोज को लेती है और इसको कन्वर्ट कर देती है C2H5OH में, एल्कोहल में, और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड यूज है बेकर्स इंडस्ट्री में और ये यूजफुल है ब्रूअर्स इंडस्ट्री में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, पेनिसिलम। पेनिसिलम कौन सा? पेनिसिलम नोटेटम, है ना। पेनिसिलम नोटेटम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल सही बात है, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करती है ना। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हुआ? बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा। याद कीजिए न्यूरोस्पोरा क्रेसा, जिसको हमने बोला था पिंक मोल्ड, राइट। तो न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल थिंग्स एंड जेनेटिक्स। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है। मॉडल ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं फॉर स्टडी, मॉडल की तरह यूज करते हैं। और फाइनल है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। नहीं नहीं, टोड स्टूल इज अ पॉइजनस मशरूम। मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं नॉन पॉइजनस हैं, इवन खाने के काम में आते हैं, राइट। दे आर डेलिकेसीज। तो ये जो है एक गलत स्टेटमेंट है, इसका आंसर होगा डी, राइट। चलो एक ये टेबल दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैचेस करेक्ट। हमें बताना है इनमें से सही कौन सा है, मैच सही कौन सा है। तो पहले देखो, पहला ऑप्शन दिया है ऑल्टरनेरिया, है ना। क्या ऑल्टरनेरिया का एग्जाम्पल हमने ड्यूटेरोमाइसेट्स में देखा था? हाँ सर देखा था।
क्या ये वहां पर एक डिजीज कर रहा था पोटैटो में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो? बिल्कुल कर रहा था। क्या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नहीं नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिट्रोमाइसिट्स में एब्सेंट होते हैं, तो ये की मैच है। राइट, अगला देखो, म्यूकर। राइट, क्या म्यूकर एक एस्कोमाइसेट है? हाँ, क्या म्यूकर एक एस्कोमाइसेट है? नहीं, ये एस्कोमाइसेट नहीं है, ये फाइकोमाइसेट है। याद करो, म्यूकर और राइजोपस, और राइजोपस जो थे ये हमने एस्कोमाइसेट्स में नहीं पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे फाइकोमाइसेट्स। राइट, और वहां पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन होता है, ये बात ठीक। मगर ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत स्टेटमेंट, क्या सिर्फ ये सही था? दूसरा देखो, एगैरिकस। एगैरिकस यानी कि मशरूम। राइट, क्या मशरूम पैरासाइटिक होता है क्या? नहीं, पैरासाइटिक नहीं है, सेप्रोफाइटिक नेचर का है। और क्या ये बेसिडियोमाइसेट्स का पार्ट है? डेफिनेटली बेसिडियोमाइसेट्स का पार्ट है ना। मशरूम्स आर बेसिडियोमाइसेट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा फाइटोफोरा। क्या फाइटोफोरा एसेप्टेट माइसिलियम का है, बेसिडियोमाइसेट्स का है? देखो जरा, ये स्टेटमेंट ही गलत लिख दिया। बेसिडियोमाइसेट्स क्या एसेप्टेट होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते, ये लोग सेप्टेट फंगस होते हैं। राइट, तो इसके हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर है, राइट, वो क्या होगा? ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। ये है 2014 का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगाई कंटेन्स हेल्यूसिनेजेंस? ये एग्जाम्पल में हमने पढ़ा हुआ है, एक ऐसा ड्रग जो कि हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करता है। हमने पढ़ा है LSD, LSD। राइट, LSD पढ़ा है हमने। LSD कौन प्रोड्यूस करता है? मॉर्सेला, एमेंशिया, टोस्पोरा, क्यूस्टिलैगो। ये अब आपको देखना पड़ेगा, सोच का आंसर और फिर मुझे। तो गाइज हम यहाँ पे सेशन को करते हैं, तो रिवाइज कीजिए NCERT से। राइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस